दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 36 to 40 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कार्बन मूल्य निर्धारण नेतृत्व गठबंधन कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिएशन CPLC के संबंध में यह कथन पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म होती है, सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय सरकारों और नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया था। देखो इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो ये लॉन्च कब हुआ था, वो हुआ था 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में, ये एकदम ठीक बात है। दूसरी बात क्या है, स्वैच्छिक साझेदारी, यानी इसका मतलब है कि कोई बाध्यकारिता नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना तो आप आइए, सहयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या वॉलंटियर है, स्वैच्छिक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। CPLC का सचिवालय विश्व बैंक समूह के द्वारा प्रशासित है, ये एकदम ठीक बात है। भारत से भागीदारी सदस्य के रूप में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय रेलवे शामिल है, ये भी ठीक है। तो इसमें सभी कथन सही हो गए। 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायियों और नागरिक समाज संगठनों की एक स्वैच्छिक पहल है। बस इसमें दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये स्वैच्छिक पहल है और दूसरी 2015 में पेरिस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। और एक भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय रेलवे इसके भागीदार सदस्य के रूप में है। और इसका टारगेट क्या है, कार्बन मूल्य निर्धारण का समर्थन करना। कार्बन मूल्य निर्धारण क्या होता है, कार्बन प्राइसिंग का मतलब ये है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जिन स्रोतों से होता है उसके ऊपर कार्बन मूल्य एक तरह से आरोपित किया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन मान लो एक कंपनी के द्वारा किया जाता है और उसका फिर अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कि उसने कितनी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया और उसका क्या प्राइस हो सकता है। तो फिर जो प्राइस डिसाइड होता है वो उस कंपनी पर आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कार्बन मूल्य निर्धारण। जैसे पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके तहत विकसित देशों पर ऐसा मूल्य निर्धारण किया गया था कि वो पैसा वो विकासशील देशों को प्रदान करे, गरीब देशों को प्रदान करे, ताकि जो पर्यावरण को नुकसान विकसित देश पहुंचा रहे हैं, जिनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो, जैसे सूखा, बाढ़, समुद्र जल के स्तर में वृद्धि होना, तो वो सब कॉस्ट होती है, वो सब लागतें होती है। उन लागतों को ध्यान में रख करके कार्बन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो विकसित देशों पर किया गया था। पेरिस सम्मेलन के दौरान बातचीत हुई थी कि ऐसा होगा, और विकासशील देश और जो गरीब देश है उन तक वो कार्बन मूल्य निर्धारण के बाद में जो पैसा होगा वो उनको दिया जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। IRNSS के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों का समूह GPS की तुलना में अधिक है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि GPS जो USA की सैटेलाइट सिस्टम है उसमें जितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे उसकी तुलना में IRNSS यानी भारत की जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। लेकिन दोस्तों गलत है ये। GPS में 24 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन IRNSS में केवल 7 है। 3 तो है जियो स्टेशनरी में और 4 है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। वो हम एक्सप्लेन में देखते कि ये क्या होती है। यह अपनी सेवाएं भारतीय सीमा के 1500 किलोमीटर तक प्रदान करेगा, ये एकदम ठीक बात है। भारत की IRNSS प्रणाली को अमेरिका ने अपनी संबंध नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के रूप में नामित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये इस वजह से ही चर्चा में रहा है, यानी जो USA की जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली GPS है उससे उसका लिंक कर दिया गया है। इसका लिंक पहले अमेरिका ने यूरोप के साथ भी कर रखा है, लेकिन रूस की जो ग्लोनास है और चाइना की जो बेदू है उनके साथ में लिंक नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि USA ने जो लिंक किया है वो भारत और यूरोप के 2 नेविगेशन सैटेलाइट के साथ में किया है, सभी के साथ नहीं है। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। सत्य कथन पूछा है तो सत्य कथन तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 यानी बी ऑप्शन। देखो IRNSS में 7 सैटेलाइट है, जबकि GPS में कितनी थी 24। और ये भारत का जो एरिया दिख रहा है 1500 किलोमीटर का, ये कवर करता है। और 7 सैटेलाइट में 3 तो है जियो स्टेशनरी में और 4 है जियो सिंक्रोनस में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एवं चीन के बीच द्वितीय अनौपचारिक सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के मामल्लपुरम में किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में हमें पहचान करनी है असत्य कथन की। यहां पर गौर करना, सत्य नहीं है, असत्य कथन पूछा गया है। पहला देखते हैं। यह चोल शासकों के अधीन संपन्न समृद्ध व्यापारिक केंद्र था जो बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हुआ। यहां पर चोल शासक गलत है। ये चोल शासक नहीं बल्कि पल्लव शासकों के अधीन एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बंदरगाह के नगर के रूप में विकसित हुआ था। तो ये तो गलत हो जाएगा।
यह तट मंदिर अर्जुन की तपस्या एवं सब पेगोड़ा इत्यादि स्थापत्य कला संबंधी विरासत के रूप में जाना जाता है। ये एकदम ठीक बात है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्जुन की तपस्या और सब पेगोड़ा, ये दो चीज ध्यान रखना, ये मामल्लपुरम से संबंधित है। इसे द्वितीय अनौपचारिक सम्मेलन के आयोजन के बाद यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नहीं दोस्तों, गलत है, इसको पहले से विश्व विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया हुआ है। तो इसमें असत्य पूछा, असत्य 1 और 3 है, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। मामल्लपुरम 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासकों के अधीन एक समृद्ध, संपन्न एवं प्रमुख बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम था मामल और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया मामल्लपुरम। और स्थापत्य कला के रूप में जो विरासत में वो है सप्त पेगोड़ा, तट मंदिर, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या और वराह गुफा। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सप्त पेगोड़ा और एक अर्जुन की तपस्या, ये दोनों ही आप ध्यान रखना। देखते अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते हैं पहला कथन। इस योजना का लक्ष्य चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों को आगामी 10 वर्षों में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 और आगे के वर्षों में शीर्ष 100 स्थानों में स्थान दिलाना है। दोस्तों एकदम ठीक बात है। इसका इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में अगर कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान का चयन किया जा रहा है तो भारत सरकार का टारगेट ये रहेगा कि आगे 10 वर्षों में हम टॉप ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आती है उसमें 500 में हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो भी आए और उसके आगे जो टॉप 100 ग्लोबल रैंकिंग आएगी उसमें हमारे इंस्टीट्यूट शामिल हो। और दूसरा देखते हैं, इसमें चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान और निजी संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर गलत है, केवल सार्वजनिक संस्थान को ही वित्तीय सहायता दी जाएगी, वो भी केवल 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपए। निजी संस्थान इसमें शामिल नहीं है, तो सत्य इसमें केवल एक ही होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE इसका टारगेट क्या है? चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों को आगामी 10 वर्षों में वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 और आगे के वर्षों में शीर्ष 100 में स्थान दिलाना। तो ये ठीक है। और इसका एक उद्देश्य और है दोस्तों, देश के भीतर विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। और वित्तीय सहायता किसको मिलेगी? केवल सार्वजनिक संस्थान को 5 वर्षों की अवधि तक 1000 करोड़ रुपए। निजी संस्थान इस मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। और जिन इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो देखते हैं। 30% तक विदेशी छात्रों के प्रवेश की अनुमति होगी, 20% तक ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराना, UGC की अनुमति के बिना वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित कर सकेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिना किसी प्रतिबंध के, देखो ये ध्यान रखना, बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी छात्रों पर शुल्क निर्धारित कर सकता है। इसके साथ साथ वो अपने सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी ला पाएगा, यानी कैसा सिलेबस डिजाइन करना है वो उनको पूरी तरह से छूट रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने डिबेंचर रिजर्व रिक्वायरमेंट DRR को समाप्त कर दिया गया है। डिबेंचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। कंपनियों के द्वारा बाजार से धन उधार लेने के लिए जारी किया गया एक वित्तीय उपकरण। देखो, कंपनी के द्वारा कुछ वित्तीय उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं बाजार से धन उधार लेने के लिए, जिसमें बॉन्ड भी आता है और डिबेंचर भी आता है। दूसरा देखते हैं, बॉन्ड की तुलना में डिबेंचर को कम जोखिम भरा माना जाता है। ये दोस्तों गलत है। बॉन्ड की तुलना में डिबेंचर को जोखिम भरा अधिक मानते हैं। डिबेंचर में जोखिम अधिक होता है और बॉन्ड में कम जोखिम होता है। तभी तो डिबेंचर पर ब्याज की जो दर होती है वो अधिक होती है और बॉन्ड पर कम होती है। तीसरा देखते हैं, डिबेंचर रिजर्व रिक्वायरमेंट का तात्पर्य है कि कंपनियों को डिबेंचर की परिपक्वता अवधि से पहले निवेशकों को कुछ प्रतिशत का भुगतान करना होता है। यह दोस्तों गलत है। डिबेंचर रिजर्व रिक्वायरमेंट का तात्पर्य यह नहीं होता कि आप निवेशक को कुछ प्रतिशत का भुगतान करो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है निवेशकों को कुछ प्रतिशत का भुगतान करना होता है, गलत है। बल्कि डिबेंचर रिजर्व रिक्वायरमेंट का तात्पर्य होता है कि कंपनियों को अपने लाभ के प्रतिशत के रूप में कुछ हिस्सा अपने पास में रखना होता है, ताकि निवेशकों को भरोसा रहे कि कंपनी अगर डूब जाएगी तो भी हमें हमारा पैसा कुछ तो मिलेगा ही। तो उसमें भुगतान करना नहीं है, बल्कि अपने पास में कंपनी को रखना होता है। तो इसमें सत्य पूछा है तो सत्य हो जाएगा केवल एक। कंपनी को द्वारा बाजार से धन उधार लेने के लिए जारी किया गया एक वित्तीय उपकरण होता है, बॉन्ड के समान ही। परिपक्वता अवधि तक एक निश्चित ब्याज का भुगतान करना होता है कंपनी को, लेकिन बॉन्ड की तुलना में यह जोखिम भरा माना जाता है क्योंकि किसी भी तरह की प्रतिभूति इसमें जमा नहीं की जाती है। अगर ये जोखिम भरा है तो स्वाभाविक है कि इसकी इंटरेस्ट रेट भी अधिक होगी, तो इसके तहत अधिक ब्याज की दर का भुगतान करना पड़ता है।
और डिबेंचर रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कंपनी के द्वारा अपने लाभ से कुछ प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर निवेशकों को भुगतान नहीं करना है, बल्कि उसे अपने पास ही एक रिजर्व के रूप में पैसा रखना होता है, लाभ का कुछ प्रतिशत। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।